राजनीति में कुछ नाम सिर्फ नेता नहीं होते, वो इतिहास बनते हैं। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी खुद एक साजिश जैसी लगती है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा ही नाम रहा है अजित पवार। दादा गेले तर अजूनही जिस घर में खेतों की मिट्टी से सत्ता की भाषा सीखी गई, जहां दादा सहकारिता में थे और दादी खेतों की देखभाल करती थी, वहीं से निकला एक ऐसा नेता जिसने सत्ता भी देखी, बगावत भी की और अपनों से टकराने का साहस भी। बारामती की गलियों से मुंबई के मंत्रालय तक का सफर सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, ये कहानी है वारिस बनने की और वारिस साबित करने की, जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ी क्योंकि पिता का साया उठ गया था, जो पहले अपने ही चाचा का पर्सनल सेक्रेटरी बना और फिर उसी चाचा की राजनीति का उत्तराधिकारी कहलाया। लेकिन राजनीति में उत्तराधिकारी कुर्सी हमेशा खून के रिश्ते से तय नहीं होती। ये कहानी है अजित पवार की, जिसे सत्ता मिली तो विवाद के साथ और जिसने बगावत की तो इतिहास बन गया। और आज जब उनके नाम पर अफवाह उड़ती है तो सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ एक नेता की जीवन गाथा है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजित पवार की वो कहानी जो सिर्फ राजनीति नहीं, पूरे महाराष्ट्र की सियासी उथापलट की एक गठजोड़ नीति है। अजित पवार सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक ऐसे किंग मेकर थे जो सत्ता में ना रहते हुए भी सत्ता चलाने का दम रखते थे। और ऐसे ही कुछ कहानी उनके बारे में बताती है। और जाते जाते आपसे एक सवाल छोड़ूंगा, क्या राजनीति में मौत सिर्फ हादसा होता है या कभी कभी किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। तारीख 22 जुलाई 1959, जगह महाराष्ट्र में अहमदनगर में एक जगह है जिसका नाम है देवलीला। देवलीला में एक बच्चे का जन्म होता है जिसे पता नहीं था कि वो आगे जाकर भारत में बहुत बड़ा नेता बनने वाला है और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पहचान है। वो नाम था अजित पवार। शुरुआत में अजित पवार का जिस घर में जन्म होता है वो परिवार एक तरह से किसान थे और जो उनके दादा थे वो खेतीबाड़ी के साथ साथ सोशल वर्क का काम करते थे और उनकी जो दादी थी वो पूरा खेती का काम संभालती थी। उनके जो पिता थे वो थे अनंतराव पवार और उनके जो बड़े भाई थे वो थे शरद पवार। शरद पवार एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके थे और महाराष्ट्र में किसान नेता के साथ साथ उनकी छवि बन गई थी लोक नेता की और धीरे धीरे उनकी जो पॉलिटिकल करियर था, ग्राफ था, वो बढ़ रहा था। ऐसे में जो उनके बड़े भाई थे अनंतराव पवार, वो पॉलिटिक्स के बजाय वो मूवी इंडस्ट्री में आ गए, फिल्म जगत में आ गए और वो बारामती से दूर मुंबई चले गए। मुंबई में वो फिल्म मेकिंग का काम कर रहे थे। यहाँ उनका जो बेटा था अजित पवार वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए वो आगे काम कर रहा था। इस बीच अजित पवार के एक बड़े भाई भी थे जो श्रीनिवास, वो भी एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा उनका रुझाव था कि किसानी की तरफ, जो क्योंकि फैमिली बिजनेस था, किसान परिवार से थे और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी उन्होंने अपना कदम रख दिया था। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए कोल्हापुर गए। कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की शुरुआत की। इन दिनों उनके पिता की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी और उनका देहांत हो जाता है। अब अजित पवार ने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी पिता के देहांत होने के बाद। अब उन्होंने सोचा कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, ग्रेजुएशन नहीं करनी है मुझे, अब मुझे चाचा का हाथ बटाना है और उनके साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना है। इस बीच अजित पवार ने शुरुआत की अपने चाचा के साथ, शरद पवार के साथ। शरद पवार जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, काफ़ी बड़ा नाम बन चुके थे, अब वो उनके पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हैं और पर्सनल सेक्रेटरी। अब धीरे धीरे वो जो है इंटरव्यूज़ वगैरह जो थे वो शेड्यूल करवाते थे शरद पवार का। फिर शरद पवार कहाँ जाएंगे, किस भाषण में क्या कहेंगे, उन सब की चीज़ों की जानकारी रखते थे। एक तरह से
कहा जाता था जो शरद पवार के राइट हैंड है वो अजित पवार है, और शरद पवार की बेटी भी थी सुप्रिया सुले, लेकिन वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर थी, वो अपने पढ़ाई में बिजी थी और अपने पर्सनल लाइफ में बिजी थी, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं देना नहीं था, तो अजित पवार ही उनके साथ थे। एक इंटरव्यू में अजित पवार बताते हैं कि बचपन में मैं सिर्फ अपने चाचा से डरता था और मेरे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार था, और हमारे घर में पॉलिटिक्स जो है कभी घर में नहीं है, पॉलिटिक्स जो है घर के चार दीवारी के बाहर ही रहती थी। ऐसे में अजित पवार जो थे वो धीरे धीरे उनका नाम भी बढ़ रहा था कि हर कोई बोलता था कि शरद पवार का राइट हैंड कौन है, तो अजित पवार। कुछ साल बाद जो है अजित पवार की शादी हो जाती है, वो भी शादी किसी छोटे मोटे घराने में नहीं, जो पूर्व मंत्री थे पद्मा सिंह, उनकी बहन से, उनकी बहन जो है सुनित्रा, उनसे इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनके दो बेटे होते, एक का नाम जय पवार, दूसरे का नाम पार्थ पवार। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले भी बड़ी हो गई थी, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुप्रिया सुले की भी शादी करा दी जाती है एक बिजनेसमैन फैमिली में। अब 1982 में पहली बार जो है अजित पवार ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और वो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन बने। वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद वहाँ बारामती में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड थी, उसमें इनको चेयरमैन पद पर विराजित किया गया। अब इसके बाद 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक में ये पीडीसी, मतलब जो बताया जाता है पीडीसी बैंक जो है पुणे जिला सहकारी बैंक, उसके प्रेसिडेंट बने और 16 साल तक वो वहाँ काबिज रहे उस प्रेसिडेंट पद पर। और बताया जाता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहले तो वो एक शुगर फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन बने, क्योंकि बारामती में शुगर और उस आसपास के इलाकों में शुगर बहुत ज़्यादा होता था, शुगर कंपनीज बहुत थी, फैक्ट्रीज बहुत थी, तो उसके चेयरमैन बनना मतलब एक तरह से जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उन पर डायरेक्ट कंट्रोल। यहीं से शुगर फैक्ट्री पर अजित पवार का कंट्रोल शुरू हो गया। अब 1991 में वो पुणे सहकारी बैंक में, पीडीसी बैंक में प्रेसिडेंट बने और 16 साल तक प्रेसिडेंट रहे इस बैंक के। अब आता है 2 साल के बाद का समय, 1993 में पहली बार बारामती सीट से वो सांसद बने और खुद शरद पवार ने चाहा कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़के वो जो है सांसद बने। पहले तो उनका मन नहीं था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन शरद पवार ने उन्हें कहा कि नहीं, तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, अब तुम इतने कैपेबल हो गए हो कि मेरा काम कोई और भी देख सकता है, लेकिन साथ साथ तुम्हें और हमारी फैमिली से किसी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में सीधा सीधा एक मैसेज गया मार्केट में और हर जगह पॉलिटिक्स में कि शरद पवार के बाद कोई जो दूसरा चेहरा है वो है अजित पवार का, और 1993 में पहली बार सांसद बने। लेकिन सांसद बनने का समय जो था वो बहुत अनुकूल था, मतलब उसी समय जो था शरद पवार को जरूरत पड़ गई अजित पवार की सीट की। जी हाँ, आपने सही सुना। अब वहां उपचुनाव होने थे और शरद पवार को वापस से इलेक्शन लड़ना था और जीत कर वापस से मंत्रालय जाना था। तो ऐसे में उन्होंने अपने चाचा के लिए अपनी सीट छोड़ दी, बोली कि मैं इस सीट से इस्तीफा दे देता हूं, और वहां वापस से उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में शरद पवार वापस से जीते। यहीं से शरद पवार जीतकर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने थे। देखिए सीट कितनी इंपॉर्टेंट थे। यहां से अजित पवार हटते हैं, शरद पवार वहां से इलेक्शन लड़ते हैं उपचुनाव में, और शरद पवार जीतकर देश के रक्षा मंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव सरकार में। अब 1996 से 2004 तक बारामती के सांसद रहे शरद पवार। अब 1995 में अजित पवार ने फिर से डिसाइड किया कि मुझे फिर से इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन सांसद का नहीं, एमएलए का, क्योंकि अब चाचा उस सीट पर हैं तो उस सीट पर मैं वापस से इलेक्शन कैसे लड़ सकता हूं। और चाचा ने डिसाइड किया कि अब जो टाइम है वो है भतीजे को देने का, और भतीजे को उन्होंने कहा कि तुझे मैं बारामती के विधानसभा से इलेक्शन लड़वाऊंगा, और वो एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं और वो 1999 में इलेक्शन जो है जीतते हैं वापस से। पहली बार वो 1995 में जीतते हैं, फिर 1999 में जीतते हैं, फिर 2004 में जीतते हैं, 2009 में जीतते हैं और 2014 में भी लगातार एमएलए बने रहे। अब 1999 में अब इनका जो कद था लगातार पहली बार 1995 में जीतने के बाद दूसरी बार जब ये 1999 में जीतते हैं तो विलासराव देशमुख की सरकार थी उस समय पे इनको एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया था, वो था इरिगेशन डिपार्टमेंट में इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, जिसके बाद बताया जाता है कि इनका कद पॉलिटिक्स में बढ़ गया। जहां ये एक नॉर्मल एमएलए थे और जिनको शरद पवार के नाम से काउंट किया जाता था कि शरद पवार की फैमिली से, इसलिए इनको इतना
बड़ा पद दिया गया। और वो बात सही भी थी कि शरद पवार की फैमिली से थे, इस वजह से किसी न किसी को तो वो मिनिस्ट्री देनी थी। शरद पवार ने डिसाइड किया कि ये मिनिस्ट्री जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये जो है अजीत पवार को दिया जाए। और विलासराव देशमुख ने वो जो कैबिनेट मिनिस्टर का पद था वो इनको दे दी, अजित पवार को। लेकिन कहीं ना कहीं अजित पवार के मन में एक हमेशा से वो चीज़ थी कि मुझे ठीक से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, और अब दरार की शुरुआत होगी। अजित पवार के मन में कड़वाहट आ गई थी अपने चाचा के लिए और पार्टी को लेकर कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। अब वो जो है पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को बगावती रूप के तरह देख रहे थे। अब साल 2004 की बात करते हैं। साल 2004 आ गया और एनसीपी को 71 सीट्स मिलती हैं। मतलब एनसीपी जो है सबसे लीडिंग पार्टी थी, और कांग्रेस जो थी उनके साथ ही इलेक्शन लड़ी थी, उसके पास थी 69 सीट्स। मतलब एनसीपी से 2 सीट कम। अब जिसकी सीट ज़्यादा होती है हमेशा सीएम उसी का होता है। अब ऐसे में शरद पवार ने यहाँ एक चाल चली। शरद पवार ने डिसाइड किया कि एनसीपी से कोई सीएम नहीं होगा, और सीएम जो होगा वो होगा कांग्रेस से। कांग्रेस से सीएम बनाने का ये निर्णय कहीं ना कहीं बगावती रूप ले रहा था अजित पवार के मन में। अजित पवार ने डिसाइड कर लिया कि चाचा नहीं चाहते कि मैं सीएम बनूं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया और चाहा कि कांग्रेस का सीएम बने। बल्कि कांग्रेस की सीटें कम थी तो एनसीपी की सरकार बनती। और क्योंकि पहले ही शरद पवार ने बहुत बार कहा था कि मैं अजित पवार को सीएम बनता देखना चाहता हूं। ऐसे में अगर कोई किसी को चाहता था सीएम बनने और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने सीएम नहीं बनाया, इसका मतलब साफ था कि अजित पवार का कद नहीं बढ़ने देना चाहते थे, क्योंकि वो एनसीपी पे हावी हो जाते और एनसीपी का उत्तराधिकारी उन्हीं को माना जाता। ऐसे में सीएम बनते तो बहुत सारी पावर हो जाती और वो धीरे धीरे एनसीपी पर कब्जा कर लेते। ऐसे में अजित पवार नाराज़ हो गए और उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया, और बहुत बार उन्होंने खुलकर इस पर अपने पार्टी के भीतर ही उन्होंने बात कही। अब ऐसे में सीएम नहीं बने। अब सबको लगता था कि अजित पवार जो है सीएम बनेंगे, उत्तराधिकारी होंगे। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई। अब 2009 में सुप्रिया सुले की एंट्री हो जाती है। अब तक सुप्रिया सुले पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स से पूरी तरह बाहर थी। अब 2009 में अचानक से एंट्री हो जाती है। अब यहीं से जो एंट्री के बाद फूट पड़ने की शुरुआत हो जाती है। अब वो समझ जाते हैं अजित पवार की सुप्रिया सुले की एंट्री हो गई है, दादा ने एंट्री कराई है, शरद पवार ने, मतलब उनके चाचा ने, वो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, मुझे नहीं। और ये मन में उनके जो था वो बैठ गया था। वो एक तरह से शरद पवार को फादर फिगर मानते थे, लेकिन कभी भी जो पवार फैमिली थी वो फैमिली में जो भी पॉलिटिक्स हुई वो घर के बाहर हुई। घर के अंदर वो परिवार थे और घर के बाहर जो पॉलिटिक्स होती थी उसकी चर्चा वो घर में नहीं करते थे। ऐसे में अब था जो खुलकर बगावत करने का समय आ गया था, और अजित पवार अब ठान लिए थे कि बगावत करना पड़ेगा, नहीं तो उनके हिस्से का जो हक है वो उन्हें नहीं मिलेगा। और तारीख आ जाती है 22 नवंबर 2019। अब शाम के 4 बज रहे थे। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी जो है वो डिसाइड कर रही थी, उनकी टीम बैठी थी कि सीएम कौन होगा, और नेहरू सेंटर मुंबई में इसकी मीटिंग चल रही थी। क्योंकि आपको याद होगा जो इलेक्शन था बीजेपी शिवसेना ने साथ में लड़ा था, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे सीएम किसका होगा। क्योंकि शिवसेना के उस टाइम के जो हेड थे उद्धव ठाकरे, वो उनकी ऐसी बातचीत थी कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें वादा किया था कि 2.5 साल बीजेपी का सीएम रहेगा और 2.5 साल शिवसेना का सीएम रहेगा। लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस पलट गए और अमित शाह ने उन्हें यह कमिटमेंट दिया था, ऐसा उद्धव ठाकरे का आरोप था। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा हमने कोई भी वादा नहीं किया और सीएम जो होगा वो बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीट हैं। ऐसे में शिवसेना ने कहा कि ऐसे में गठबंधन नहीं हो सकता और हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर एक अलग अलायंस बना, जिस अलायंस ने साथ में इलेक्शन नहीं लड़ा था, यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस बना, और उसी की मीटिंग चल रही थी नेहरू पैलेस में, जो कि मुंबई में। और वहाँ उस मीटिंग में जो है 4 हफ्ते तक तो पहले डिसाइड ही नहीं हो पाया। अब जो सीनियर जर्नलिस्ट है जितेंद्र दीक्षित, उन्होंने अपनी बुक 35 डेज में बताया है, जो लिखा है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और उन्होंने इसको कवर किया था उस टाइम पर, ये पूरी जो घटनाक्रम है। और उन्होंने बताया है कि शरद पवार सेंटर टेबल पे बैठे थे, उनके बगल में लेफ्ट हैंड साइड अजित पवार बैठे थे, और अजित पवार अचानक से मीटिंग के बीच में उठ के जाते, उन्हें एक कॉल आता है और वो कॉल जाते हैं वॉशरूम में उठाते और 10 मिनट उस कॉल पर बात करते। वो एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 22 नवंबर 2019 को महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में ये डिसाइड किया गया कि
मतलब जो सीएम पद होगा वो उद्धव ठाकरे को दिया जाएगा और 5 साल तक वही सीएम रहेंगे। डिप्टी सीएम के लिए कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट दिया जाएगा और एनसीपी की तरफ से एक कैंडिडेट दिया जाएगा। अगली मॉर्निंग किसी को कुछ पता नहीं था, वो वॉशरूम में जाते बात कर आते और उनके चेहरे पर एक अलग सी शिकन थी जो कि बहुत कुछ बयां कर रही थी अजित पवार के चेहरे पे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था होने क्या वाला है। अब अगली सुबह 23 नवंबर 6:30 बजे, अब देखिए 23 नवंबर की जो तारीख है वो याद रखिएगा, क्योंकि मैंने 15 नवंबर को 2019 में ही मैंने जो है जर्नलिज्म ज्वाइन किया था। मेरी पहली नौकरी लगी थी आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप में, और मेरा पहला जॉब था मुंबई ब्यूरो में। अब मैं न्यू कमर था तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट लगाई जाती थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूं, और मॉर्निंग में बहुत टाइम होता है आपके पास, अच्छा टाइम होता है कि जो आप रिसर्च कर पाते हो, टॉपिक्स ढूंढ पाते हो। मैं सुबह सुबह आया था 7 बजे के आसपास और तब तक ऑफिस में कोई भी नहीं पहुंचा था। अब ऐसे में जो सैटरडे का वो दिन था शायद, अब 6:30 बजे शरद पवार को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन कॉल में शरद पवार को उनका एक कार्यकर्ता घबराहट वाली आवाज़ में बताता है कि साहब बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, आप फटाफट टीवी देखो, यहाँ तो बहुत बड़ा खेला हो गया है। ऐसे में वो फ़ोन रखते हैं शरद पवार तुरंत 6:30 बजे और वो टीवी ओपन करते 7 बजे के आसपास। वो टीवी ओपन पहले एक न्यूज़पेपर उनके सामने रखा होता है, न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखते तो उसमें लिखा होता है उद्धव ठाकरे बनेंगे नए सीएम। वो न्यूज़पेपर रख देते और टीवी चालू करते तो टीवी खोलते देखते वैसे ही एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ अजित पवार दोनों शपथ ले रहे हैं। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि अजित पवार जो है वो अपने विधायक दलों के साथ जो है देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देंगे और डिप्टी सीएम बन जाएंगे। टीवी में बड़ी बड़ी हेडलाइन चलने लगी कि अजित पवार देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने शपथ ले ली है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए और अजित पवार डिप्टी सीएम। अब शरद पवार ने फ़ोन लगाया उद्धव ठाकरे को और उन्होंने बोला ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है, हमें इस पूरे घड़ी में एक साथ होना होगा और आपको मेरा विश्वास करना पड़ेगा, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ और हमें फिर से चीज़ें सामान्य करनी पड़ेगी। अब तुरंत उठापतल हो गई, सब लोग, पॉलिटिक्स एक झटके में पलट गई, क्योंकि कल तक उद्धव ठाकरे सीएम होने वाले थे और यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली और अजित पवार भी शपथ ले लिया। अब अजित पवार अपने घर चले जाते हैं। अब इस बीच हर कोई उन्हें मनाने के पीछे लगता है, लेकिन तब तक जो उनके साथ विधायक थे उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी था। अब इन सब चीज़ों में सबसे पहला जो कमान संभाला था वो था एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे फ्रंट में आए और जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी के लीडर, ये दोनों फ्रंट में आए और विधायकों को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया जो अजित पवार के खेमे में गए थे। इन्होंने होटल्स में जाकर अजित पवार के खेमे में जितने विधायक गए थे उन सबको वापसी किया। अब बहुत समय बीत गया था, टाइम बीतता जा रहा था। अब ऐसे में अजित पवार को जो मनाने की जिम्मेदारी थी वो उनकी बहन को दिया गया, यानी सुप्रिया सुले को। अब इनकी चचेरी बहन उन्हें बनाने के लिए जो है वो आगे आई और बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। ऐसे में जो नाम था वो दूसरा नाम जो सबसे सामने आया वो था प्रतिभा पवार का। प्रतिभा पवार शरद पवार की वाइफ थी और वो अजित पवार जो है उनको माँ का दर्जा देते थे और उनको माँ की तरह मानते थे और वो उनकी कोई बात टालते ही नहीं थे। ऐसे में सुप्रिया सुले ने जो फ़ोन कॉल था वो कॉल पर बात कराई अपनी मम्मी की, प्रतिभा की, अजित पवार से। अजित पवार ने कहीं ना कहीं उनकी बात मान ली और एक तरह से उनकी घर वापसी हो गई। अब वो एनसीपी में लौट आए और उनके ऊपर बहुत आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, बहुत बहस छिड़ गई, विवाद में रहे कि, और एक और कहा जा रहा है कि माँ तो बात की, वो तो एक रीज़न है, लेकिन सबसे मेन रीज़न था कि उनके जो विधायक थे अजित पवार के साथ वो सब वापस से अपने खेमे में लौट गए, यानी शरद पवार के खेमे में लौट गए। अब उन्हें लगा कि भाई अब पूरा पार्टी बगावत कर दी है तो भाई मैं रह के क्या करूँगा, और अब जो है मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो वो वापस से लौट जाते हैं और 80 घंटे तक ये सरकार चलती है। उसके बाद ये सरकार जो है वो निरस्त हो जाती है और 2019 में बीजेपी फिर ये सरकार जो बनती है, उद्धव ठाकरे सीएम बनते हैं और बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है और बीजेपी जो है इन्हें वादा करती है अजित पवार को कि तुम्हारी पत्नी को हम सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करेंगे इलेक्शन में, और बाकायदा उन्हें खड़ा भी किया जाता है। लेकिन बाद में वो जो है इसको नकारते भी कि वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन था मेरे लाइफ में कि मैंने अपनी वाइफ को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा कर दिया था। अब साल 1999 से लेकर 2009 तक अजित पवार के पास इरिगेशन डिपार्टमेंट था, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा एक बहुत बड़े घोटाले का, और बताया जाता है कि सिंचाई और बांध बनाने में, डैम बनाने में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ,
हेराफेरी हुई और वो अजित पवार ने की, ये आरोप लगे। और देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में, जो देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम बना दिया था इन्होंने एक ही दिन में, उसी देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में एक साफ साफ कहा था कि अजित पवार तो बहुत भ्रष्ट अधिकारी है और हम जब सरकार में आएंगे तो इनसे चक्की पिसिंग करवाए थे। शोले का डायलॉग था, चक्की पिसिंग इनसे करवाएंगे जेल में। और ये डायलॉग भी बड़ा वायरल हुआ था, ये जो बाइट भी थी ये वायरल हुई थी। अब इंटरव्यू में महाराष्ट्र अब ये एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे, 70,000 करोड़, तो अजित पवार ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराष्ट्र बनाने का खर्चा था 42,000 करोड़, 70,000 करोड़ कहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद वो अपनी बातों को लेकर बहुत क्लैरिटी रखते थे। शरद पवार हमेशा टाल मटोल की बातें करते थे, लेकिन अजित पवार की बात में हमेशा क्लैरिटी थी और बहुत ही एग्रेसिव लीडर थे। एग्रेसिव नेचर था उनका, सीधा मुंह पर बोलते थे, सटीक बोलते थे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में 22 अगस्त 2019 को जो है जांच का आदेश दिया और इसमें जांच के आदेश बोला गया कि पौने दाम पर जो था वो लैंड जो है शुगर मिल्स को दिया गया था उस समय पे, और उसको हेड कर रहे थे अजित पवार। ऐसे में पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस कंप्लेंट ने जांच की, पुलिस ने जांच की और जांच के बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी और ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी। लेकिन 2021 में ईडी ने इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि भाई इसमें तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो पुलिस ने कवर ही नहीं की और पुलिस ने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया, जिसमें कि पुलिस की मंशा पर शक होता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। अब 2021 में घोटाले की वापस से जांच होती है, ईडी जांच करती है। अब उस समय पे जनादेश्वर थे जो कि चीनी कंपनी के जो मालिक थे, उनकी प्रॉपर्टी जो है सीज कर ली जाती। अब ये वही चीनी कंपनी है जीएम, जिसमें एक समय पे अजित पवार डायरेक्टर थे। अब यहीं से लिंक जो है जुड़ता गया, ईडी जो है लिंक जोड़ती गई कि इनको बहुत सस्ते दामों में लैंड दिया गया था, उस लैंड में मनी लॉन्ड्रिंग हुई और एक जो पैसा था वो मिनिस्टर तक पहुंचा और अजित पवार तक पहुंचा। अब इसकी जांच हो ही रही थी और सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन बाद में आपको पता ही है कि इस केस में भी अजित पवार को क्लीन चिट दे दी जाती है। अब ऐसे में अजित पवार के दो बेटे थे। अब जो उनका बड़ा बेटा है पार्थ, वो 2019 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाता है और वो मालवा सीट से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन बताया जाता है कि उस सीट से वो हार जाते हैं। और जिनके बाद ऐसा कहा भी गया कि करियर की शुरुआत होने से पहले ही उनके ऊपर एक ब्लैक रिमार्क लग गया कि वो अपने पिता का जो करियर था शुरुआत जैसे उनके पिता ने की थी, बेटे ने नहीं कर पाया। और बेटे का हमेशा से स्टैंड बीजेपी की तरफ रहा। वो देवेंद्र फडणवीस को बड़ा पसंद करते थे और देवेंद्र फडणवीस के सपोर्ट में वो कई बार बोल चुके थे। अब फिर से बगावत की बारी आती है। अब ये दूसरा बगावत जो है वापस से करने जा रहे थे अजित पवार और 17 अप्रैल 2023 को सुप्रिया सुले कहती हैं कि 15 दिनों बाद पॉलिटिक्स में बड़ा फेरबदल होने वाला है। वहीं 10 दिन बाद 22 अप्रैल को शरद पवार कहते हैं कि जब रोटी को सेकना हो तो दोनों तरफ से सेकी जानी चाहिए, तभी रोटी का टेस्ट आता है, नहीं तो रोटी कच्ची रह जाती है और समय रहते रोटी को पलटना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समय रहते सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इसके कुछ दिन बाद ही जो अजित पवार है वो विधायक दलों की बैठक लेते हैं। अब विधायक दलों की बैठक लेते हैं, एनसीपी के जितने विधायक थे, तो उनसे शरद पवार उस समय महाराष्ट्र में नहीं थे। 2 मई के पहले का ये समय था और शरद पवार से जब पूछा गया कि आपके जो भतीजे हैं वो तो वो ले रहे हैं लोग विधायक दल की बैठक ले रहे, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की वो बैठक ले सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में वो दूसरी विधायक दल की बैठक लेते हैं जिसमें सुप्रिया सुले भी शामिल होती है, लेकिन सुप्रिया सुले को अभी तक नहीं पता था कि उनके भाई जो है बहुत बड़ी बगावत करने वाले हैं। ऐसे में शरद पवार ही बहुत बड़ी चाल चल जाते हैं। शरद पवार 2 मई को एनसीपी का जो पद है अध्यक्ष पद वो छोड़ देते हैं। ऐसे में हर तरफ एक चर्चा हो जाती है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर इस समय वो बगावत करते अजित पवार तो उनका नाम खराब होता और कहीं ना कहीं उनका नाम वापस से ऐसा जोड़ दिया जाता कि भाई तुम्हारे चाचा ने तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, तुम्हें ही उत्तराधिकारी बनाते, तुमने पहले ही क्यों बगावत कर दी। और इसी के बाद अजित पवार का बयान आता है कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए। अब 4 दिन बाद ही सब लोग पहुंच जाते शरद पवार के बाद कि मत साहब आप इस्तीफा मत दो, अब उम्र हो गई 80 साल। फिर भी उनके जो लोग थे आसपास के, उन्होंने कहा कि इस्तीफा मत दो, हम इस्तीफा आपका नहीं लेंगे। और 4 दिन बाद ही वो अपना इस्तीफा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इस्तीफा वापस ले लेते। अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल था कि भाई ऐसा कौन इस्तीफा देता और वापस ले लेता है। अब आता है समय 30 जून 2023। अजित पवार
एनसीपी की अलग बैठक बुलाते हैं और दूसरी बैठक में आपको जैसे मैंने बताया कि सुप्रिया सुले खुद मौजूद थी। अब शरद पवार महाराष्ट्र से बाहर थे, विपक्ष नेता भी थे, सब लोग थे और जितने भी जो उनके प्रॉपर कैंडिडेट थे जो उनके समर्थन में, तो वो लोगों के साथ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मीटिंग की। स्ट्रॉन्ग मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम जो है शिंदे सरकार, शिंदे और बीजेपी वाली सरकार को हम समर्थन देंगे। और उस समय आपको पता होगा शिंदे भी दो पार्ट, शिवसेना दो पार्ट में बढ़ गई थी। एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना को बताने लगे कि वो उनकी पार्टी है और शिवसेना के सपोर्ट से बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही थी और सरकार बना भी ली थी। अब इसके बाद ये 30 एमएलए के साथ जो एनसीपी को तोड़ते हैं और शिंदे सरकार को अपना समर्थन देते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं। 2 जुलाई को 5वीं बार डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। अब शपथ लेने के बाद छगन भुजबल के साथ 9 जो एनसीपी के बड़े लीडर थे उन्हें भी मंत्री बना दिया जाता है। 2019 में अजित पवार फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बनते हैं और दोनों डिप्टी सीएम के पद पर वापस से शपथ लेते हैं। 29 जुलाई 2023 को वापस से जो है शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता था कि मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पार्टी मुझसे छीन ली जाएगी। जिस पार्टी की नींव मैंने रखी उसी पार्टी को छीन लिया जाएगा। और जिसके बाद सियासी बिगुल बज गया और एक तरह से शरद पवार की फैमिली में कभी पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन अब शरद पवार की फैमिली में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया था। जहां दोनों परिवार साथ में दिवाली मनाते थे, अब दोनों परिवार में दूरियां आ गई थी। अब दोनों परिवार साथ में दिवाली नहीं मना रहे थे। अजित पवार अपने घर में दिवाली मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने मुंबई वाले घर में जो है दिवाली मना रहे थे। अब 6 फरवरी 2024 का समय आ जाता है। अजित पवार जो है एनसीपी का सिंबल जो है उन्हें मिल जाता है। शरद पवार को एक नया सिंबल दिया जाता है इलेक्शन का, तुरहा बजाता हुआ एक आदमी। अब 2023 में मैंने आपको बताया बारामती फैमिली जो है हर साल दिवाली सेलिब्रेशन करती है, लेकिन इस साल दोनों फैमिली साथ में सेलिब्रेशन नहीं करती। और सुप्रिया सुले ने कई बार कहा कि अगर उन्हें अगर सत्ता की कमान चाहिए थी एनसीपी की तो वो बोलते, और कहीं ना कहीं जो उनके पापा हैं शरद पवार मान जाते और जो पार्टी की भाग दौड़ है वो उन्हें ही दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहे अपने बयान को लेकर। 2013 में उन्होंने एक बयान दिया था कि पानी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, डैम में जाके मुद दूं, इस तरह के बयान देते थे, पेशाब कर दूं, और जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी में रहे। और 17 अप्रैल 2014 में तो उन्होंने बहुत खतरनाक बयान दिया था। उन्होंने बोला जो मेरी बहन सुप्रिया सुले को वोट नहीं देगा उसके गाँव का पानी बंद कर दूंगा। तो ऐसी पर्सनालिटी थे और ठोक के बोलते थे हर चीज़ को, और बिना उन्होंने जो बगावत करने की जो वो रखी, क्षमता रखी, जब वो वापस से सत्ता में लौटे थे, जब अपने एक दिन के जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो उनकी बड़ी ट्रोलिंग हुई, लेकिन उस ट्रोलिंग को भी वो बड़ा आसानी से उसका जवाब देते थे और मीडिया को वो बड़े इजीली टैकल भी करते थे और बहुत ही तीखे अंदाज में वो मीडिया तक अपनी बात रखते थे। अब हाल में मेयर इलेक्शंस हुए, उनको अच्छा पद दिया गया था डिप्टी सीएम, और उनके पार्टी के कई नेताओं को मंत्री पद भी दिया गया था। अब ऐसे में जब प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो जाती है तो कई सवाल खड़े कर दिए कई नेताओं ने, और उसमें सबसे पहला नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे, शायद इसी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और अभी तक जो जांच है वो नहीं हो पाई है। ब्लैक बॉक्स में क्या था, एक्चुअल में विमान हादसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, ये सब जब रिपोर्ट आएंगी तब तक इन सब जो जितने भी पहलू हैं, जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, उन पर कोई टिक नहीं लगा सकता कि भाई ये कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन ममता बनर्जी साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, और अब उनके घर वालों का बयान आना बाकी। घर वाले इस पर क्या सोचते हैं, घर वाले क्या कोई सीबीआई या इस तरह की जांच की मांग करते हैं, क्या इसमें निकल कर आता है, आने वाले दिनों में देखना होगा। ये मौत तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन इसके पीछे अब जो पॉलिटिकल करण हो गया है, एक तरह से पॉलिटिक्स जो घुसा दी गई है, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि क्या सच में इसके पीछे कोई साजिश है। और ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से आरोप लगाए उसके बाद लगता है कि ये चर्चा और बढ़ेंगी, और देखना होगा आने वाले समय में इस केस का क्या होता है।